जुड़े हुए सभी साथियों को नमस्कार। आज जो हमारा विषय है बायोवॉल सुरक्षा। ये बायोवॉल सुरक्षा क्या है, इसकी क्यों आवश्यकता है और ये किस प्रकार काम करता है, इस सब के बारे में आज हम और विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के दौरान आपके जो भी प्रश्न रहेंगे वो आप सेशन के आखिर में पूछेंगे। अगर याद रखने में दिक्कत है या तो लिख लें या यहाँ चैट बॉक्स में आप उसको और नोट कर दें, लिख दें, जिससे कि और बाद में हम उसको पढ़कर आपके और सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकें। दोस्तों, पिछले कई सालों में भारतवर्ष में नहीं बल्कि पूरे विश्व में ये जो पर्यावरण में जो परिवर्तन हो रहा है, मौसम का जो परिवर्तन हो रहा है, अचानक बहुत ज़्यादा बारिश होना, लंबे समय तक बारिश नहीं होना, बारिश होते होते अचानक से बहुत गर्मी पड़ जाना, कभी ठंडी हवाएं चलना, कभी गर्म हवाएं चलना, तूफान आंधियां आना, बारिश बहुत लेट होना, बहुत पहले होना, बहुत लंबे समय तक लगातार बारिश होते रहना, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, या लंबे समय तक सूखा पड़ना। आपको याद होगा कि इस तरह की घटनाएं पहले 3-4 साल 5 साल में एक बार होती थी कि इस साल बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो किसान खुश रहता था कि इस साल अच्छी बारिश हो गई, मतलब 2 साल तक पानी की किल्लत नहीं होगी। अब 2 साल जरा कम बारिश हुई तो भी इतना पानी है कि अगले 2 साल हम निकाल लेंगे। या कभी सूखा पड़ता था तो बाद वाला सीजन अच्छा हो जाता था। इस प्रकार ये घटनाएं यदा कदा होती थी। लेकिन इन दिनों ये सब घटनाएं साल में तीनों सीजन में होती है। बारिश में एकदम बारिश नहीं होती है, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, गर्मियों में बहुत जल्दी गर्मी शुरू हो जाती है, बहुत लंबे समय तक चलती है, अचानक से टेम्परेचर एकदम ठंडे के दिनों में कम हो जाता है। तो इस प्रकार अनिश्चित मौसम की वजह से फसलों के ऊपर और बहुत सारा तनाव आ रहा है। तनाव और कारण से भी आ रहा है कि जब लगातार बहुत ज़्यादा लंबे समय तक बारिश होती है और सूर्य बिल्कुल नहीं उगता तो फोटोसिंथेसिस बिल्कुल कम हो जाता है, जिससे पौधे की गति रुक जाती है, उसका विकास रुक जाता है, फंगल इन्फेक्शन बढ़ जाता है। अचानक से फिर जब टेम्परेचर बढ़ता है तो बहुत सारे कीट पतंग रोगों का आक्रमण होता है। ऐसी ऐसी बीमारियां जो बाद में आया करती थी, यानी फसल जब 2-3 महीने की होती तब आती थी, टेम्परेचर बदलने से वो पहले आने लग गई। पहले क्या होता था, भाई कपास पे अमुक बीमारी आएगी, सोयाबीन पे अमुक बीमारी आएगी, तुअर पे अमुक बीमारी आएगी। लेकिन अभी कैसा है कि कपास, सोयाबीन, तुअर की बीमारियां सब इकट्ठा एक फसल के ऊपर भी आने लग गई है। यानी बीमारियों का और कीटाणुओं का कोई भरोसा नहीं रहा, कौन सा कब आक्रमण कर दे। अब इन सब से बचने के लिए किसान क्या करता है, बहुत सारी दवाइयाँ एक साथ, बहुत सारी टॉक्सिक दवाइयाँ यानी जहर युक्त दवाइयाँ का एक साथ स्प्रे करता है। अब आपको पता है कि जब अगर हम बीमार होते हैं और बहुत सारी दवाइयाँ हमने खा ली तो कई बार उन दवाइयों का भी रिएक्शन होता है और हम ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। उसी प्रकार पौधा है, बेचारा पहले ही बीमारियों से जूझ रहा था, फोटोसिंथेसिस हुआ नहीं था। 2 महीने का पौधा अगर 2.5 फुट का होना चाहिए तो अभी वो 1.25 फुट पर है। ऊपर से इतनी सारी जहरीली दवाइयों का असर, और ज़्यादा पौधा बीमार होता है। यूँ कहिए कि एक दुष्चक्र में, एक चक्रव्यूह में फंस जाता है किसान भी और पौधा भी। तो खेती में झंझट ज़्यादा हो रहा है, खर्चे बढ़ रहे हैं, उत्पादन घट रहा है। इन सब की वजह से ये सारी समस्याएं आ रही है। अब ऐसा क्या करें कि इन सब, अब ये जो विपरीत परिस्थिति आ रही है, जो प्राकृतिक प्रकोप है, इनको तो हम बदल नहीं सकते। हम में से कोई भी न मौसम बदल सकता है, न बारिश कम ज़्यादा कर सकता है, न ठंड को घटा बढ़ा सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं? अभी तक हम क्या कर रहे थे, फसलों में बीमारियां आने के बाद हम उसके ऊपर कुछ एक्शन ले रहे थे, उसके ऊपर हम कुछ इलाज कर रहे थे। अगर हम ये सारी चीज़ें प्रिवेंटिव यानी पहले से करें और हम पौधे की इम्यूनिटी को इतना बढ़ा दें
कि इस प्रकार की आने वाली बीमारियों से, इस प्रकार के वातावरण के तनाव से पौधा स्वयं लड़ने में सक्षम हो। देखिए, हमें भी जब, मनुष्यों को भी जब बीमारियां लगती है तो सबसे पहले बीमार कौन होता है? जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे कम है, जिसका इम्यूनिटी पावर कम है, वो सबसे पहले बीमार होता है। जिसका इम्यूनिटी पावर सबसे अच्छा है वो सबसे आखिर में या तो बीमार होता है या तो होता ही नहीं है, और हुआ भी तो थोड़ा बहुत होके निकल जाता है। कोरोना में भी हमको ऐसे ही देखने को मिला। तो इसी प्रकार पौधों के अंदर में भी है, जो पौधा जितना स्वस्थ रहेगा, जितना उसका इम्यून पावर अच्छा रहेगा, उसकी रोग प्रतिकारक क्षमता अच्छी रहेगी, वो पौधा उतना ज़्यादा इस प्रकार के तनाव से लड़ने में सक्षम रहेगा। और जैसे ही अनुकूल मौसम आएगा तुरंत से वो रिस्पॉन्ड करेगा, बढ़ जाएगा, फल फूल देने लगेगा। तो क्या करें इसके लिए? तो इसके लिए जो हमने बायोवाल सुरक्षा, अब जैसे अभी का समय जो चल रहा है वो कॉटन यानी कपास, राजस्थान में इधर उसको नरमा कहते हैं, सोयाबीन और तुअर, अरहर, तो ये इसका सीजन अभी चल रहा है। अब जिन लोगों ने पहले सोयाबीन डाली थी, अधिकांश लोगों की सोयाबीन या तो बारिश में खत्म हो गई, या जो थोड़ी बहुत बची हुई भी है उसमें भी उत्पादन ना के बराबर है या बहुत कम है। तुअर का भी देखेंगे तो उसका ही है, उसका जो ग्रोथ है हुई नहीं है, अभी भी एक सिंगल डंडी के ऊपर पौधे खड़े हुए हैं। कपास जिनकी थोड़ी ऊंची जगह पर थी, जिनकी सोयल थोड़ी सी मुरुम टाइप की थी या थोड़ी हल्की मट्टी थी और ऊंचाई पर थी, उनके पौधे बचे हुए हैं, लेकिन जितनी अपेक्षा थी ग्रोथ की उतनी ग्रोथ हुई नहीं है। जिनकी ज़मीन एकदम नीची थी, पानी भरता था, उसमें तो 70-80% या 100% तक का नुकसान हो चुका है। तो क्या करें? तो बायोवॉल सुरक्षा के माध्यम से अगर हमने पहले से प्रिवेंटिव कुछ किया होता तो हम फसलों को 70-80% बचाने में हम सफल हो सकते थे। अभी भी जिनकी कपास खड़ी हुई है, तुअर जिनका खड़ा हुआ है, या सोयाबीन लेट से लगाया है, ऊंचे स्थान पर है और अभी भी बचा हुआ है, तो अभी भी टोटल लॉस से बचाने के लिए बायोवॉल सुरक्षा अपनाई जा सकती है। और जो उत्पाद एकदम ही कम मिलने वाला है, 20-25% मिलने वाला है, उसको बढ़ाया जा सकता है। तो ये जो बायोवॉल सुरक्षा हमने दी है, इसके 4 स्तंभ है। पहला जो है वो है मित्र सेना बायोवॉल सुरक्षा। मित्र सेना बायोवॉल सुरक्षा क्या है? जमीन के अंदर मित्र जीवाणुओं की भरपूर संख्या अगर हम डाल देते हैं तो ये मित्र जीवाणु क्या करते हैं? ये जमीन में जाने के बाद जड़ों के आसपास अपनी कॉलोनी या अपनी जनसंख्या वृद्धि करते हैं। अब इनको भोजन चाहिए, तो पौधा जब अपने पत्तों से फोटोसिंथेसिस करता है धूप के माध्यम से, तो वहां पर वो शर्करा की निर्मित करता है, यानी शुगर बनाता है। और वो जो शर्करा है उसका 50% हिस्सा वो जड़ों में भेज देता है, जड़ों के माध्यम से जमीन में भेज देता है। और वहां पर जो जीवाणु है, जो मित्र सेना है, मित्र जीवाणु है, वो उस शर्करा को खाते हैं, वो उनका भोजन है, और वहां पर वो अपनी संख्या बढ़ाते हैं। संख्या बढ़ाकर वो जमीन में निहित सारे जो खनिज पदार्थ हैं, फॉस्फोरस है, पोटैश है, जिंक है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फेरस है, कॉपर है, इस तरह जितने भी तरह के जो खनिज पदार्थ है उनका वो अवशोषण करते हैं और उनको उपलब्ध कराते हैं पौधों को। इसमें बहुत सारे नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया भी है जो पौधों को नत्र स्थिर यानी नाइट्रोजन स्थिर करते हैं, हवा से नाइट्रोजन को शोषण करने में मदद करते हैं। तो इस प्रकार वो पूरा नीचे एक जो सेना है मित्र जीवाणु की वो कार्य करती है। इससे पौधे की जड़ें गहरी होती है, काफ़ी चौड़ाई में जाती है, और इसके से पौधा की ग्रोथ भी अच्छी आती है, और विपरीत परिस्थितियों में भी पौधा बाकी पौधों के मुकाबले 20-25% ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। तो इस प्रकार तनाव से मुक्त रहता है और अच्छा उत्पादन देने में सक्षम होता है। तो ये है मित्र सेना बायोवॉल सुरक्षा। दूसरा जो है वो है
पौधों के ऊपर वाले हिस्से में यानी पत्तों में, क्योंकि सारा जो ऊपर का जो कार्यक्रम है वो पत्तों के माध्यम से संचालित होता है। तो जो बायोवॉल सुरक्षा नंबर 2 है वो है सिलिका बायोवॉल सुरक्षा। सिलिका की अगर पर्याप्त मात्रा पौधों के अंदर है तो पौधा इस प्रकार के जैविक अजैविक तनाव से लड़ने में बहुत ही सक्षम होता है। यानी क्या, प्रकृति से आने वाले जो तनाव है, ठंड का मौसम है, गर्मी है, ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, ज़्यादा बारिश है, इस प्रकार का तनाव, और जैविक तनाव यानी जो कीट पतंगों का, फंगस का जो आक्रमण होता है वो, जिस प्रकार थिप्स, माइट्स, जैसिड्स, एफिड्स, व्हाइट फ्लाई, फंगल इन्फेक्शंस का जो आक्रमण होता है, उससे सिलिका पौधों की रक्षा कर सकता है अगर पर्याप्त मात्रा में सिलिका पौधों के पास है तो। सिलिका क्या करता है, जैसे पौधों के अंदर में जो टिश्यूज होते हैं, उत्तक, दो टिश्यूज के बीच में एक और हल्की सी एक दरार जिसको कहते हैं, एक हिस्सा रहता है जो जिसके अंदर में जो पौधा है वो अपना और जो जूस जिसको कहते हैं वो इकट्ठा करता है। अब ये जो कीट पतंग है उसको आकर पंच करते हैं उस जगह को और वहां से रस का शोषण करते हैं और अपनी प्रजनन क्षमता बढ़ाते हैं और ज्यादा से ज्यादा और प्रजनन करके पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। उसी प्रकार फंगस भी आता है और अपनी जड़ें को अंदर डाल देता है, अंदर से रस का शोषण करता है और फिर विस्तार करता है, कॉलोनी बनाता है। अगर वहां पर सिलिका के माध्यम से उस दरारों को भर दिया गया, जैसे दीवार में क्रैक्स आ गए, हमने पुट्टी करके और दीवार की क्रैक को भर दी, तो वहां पर किसी भी प्रकार की कोई पौधा नहीं उगेगा या फिर वहां से कोई प्रकार का मॉइस्चर अंदर नहीं आएगा। तो उसी प्रकार सिलिका की एक बायोवॉल वहां पर अगर बन गई तो जब ये कीटक आकर वहां पर डंक मारने की कोशिश करेगा, दंश करने की कोशिश करेगा, तो उसका जो दंश है, जो डंक है, वो रैप्चर हो जाएगा, वो वहां से भाग जाएगा या फिर बिना खाए वहां पर वो सुस्त पड़ जाएगा और धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार जब फंगस का अटैक होता है तो सिलिका क्या करती है, उसको चारों तरफ से ऐसे घेर लेती है और उसको रोक लेती है, उसका विस्तार बंद कर देती है। उसको जब खाना नहीं मिलता है तो धीरे धीरे फंगस सप्रेस होकर खत्म हो जाता है। तो ये सिलिका बायोवॉल पौधों को ऊपर से रक्षा करता है और बहुत तरह के हार्मोन्स का संचालन करता है, करीब 60 तरह के और हार्मोन्स को वो एक्टिवेट करता है जो पौधों को नीचे से ऊपर तक संचालित करते हैं और स्वस्थ रखते हैं। तो ये हो गई दूसरी बायोवॉल सुरक्षा। तीसरी जो है वो है बायोकेमिकल्स बायोवॉल। बायोकेमिकल्स बायोवॉल यानी क्या, जब पौधे का इम्यून सिस्टम इतना मजबूत कर दिया आपने तो पौधे को ये पता है कि इस समय मुझे किस प्रकार का बिहेव करना है। मान लीजिए कि उसके ऊपर किसी प्रकार का फंगस का या किसी कीटों का आक्रमण हुआ तो पौधा खुद के बॉडी में से, खुद के शरीर में से इस प्रकार के और बायो एंजाइम सिक्रेट करता है जिससे आने वाला जो कीट है उसको वो बाधा दे सके, फंगस को रोक सके। तो इस प्रकार के वो अलग कलर के माध्यम से, खुशबुओं के माध्यम से, जहर के माध्यम से, अलग अलग तरह से अपनी बॉडी से वो हार्मोन्स को सिक्रेशन करता है और वो आने वाली बीमारियों से अपने आप को बचाता है। तो ये हो गया आपका जिसे हम कहते हैं बायोकेमिकल बायोवॉल। तो इस प्रकार एक बायोकेमिकल्स सिक्रेशन करके पौधा अपनी रक्षा करता है। और चौथा है हेल्थ बायोवॉल। हेल्थ बायोवॉल क्या है कि जब इस तरह की सारी चीजें हमने नीचे से ऊपर से करी तो पौधा अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने में खुद सक्षम है और इसके माध्यम से एक सुरक्षा चक्र जो बनाता है तो वो पौधों को बाहरी आक्रमण से बचाता है। अब देखिए कैसे हो गया, आपने नीचे मित्र सेना के माध्यम से सुरक्षा की, ऊपर से सिलिका के माध्यम से की और बाद में पौधों ने स्वयं बायोकेमिकल बना लिया। अब जैसे ही सिलिका गई, जैसे ही नीचे मित्र सेना गई तो मित्र सेना ने रूटें बढ़ा दी और स्वास्थ्य बढ़ा दिया, तो पौधे की वृद्धि 20% बढ़ गई। सिलिका जैसे पत्तों में आ गया तो पत्ते तन के खड़े हो गए, पौधा तन के खड़ा हो गया तो उसकी कैनोपी लगभग 20% बढ़ गई, तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो गया।
और ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हुआ तो ज़्यादा शर्करा की मात्रा बनी, ज़्यादा शर्करा की मात्रा बनी तो नीचे ज़्यादा शर्करा गई तो जीवाणुओं ने ज़्यादा खाया, ऊपर से लिया नीचे भेजा, नीचे से आया ऊपर की तरफ भेजा, तो ये आदान प्रदान होता रहा और उसका जो स्वास्थ्य है वो मजबूत हो गया। अब ये चारों तरह की जो सुरक्षा वॉल अगर ये बन गई, ये बायोवॉल बन गई, तो पौधे को बहुत कम केमिकल दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है। 60 से 80% तक की जो बीमारियां, रोग, कीट इस बायोवॉल की वजह से या तो आएंगे, नहीं आए तो वो पौधे को ज्यादा नुकसान नहीं कर पाएंगे। 70-80% तक की सुरक्षा ये करते हैं। बचा हुआ जो 20-25% है वो आप अगर इतना करते हैं तो जो इतनी सारी आपको जो दवाइयां हैं उनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दवाई आपके लिए केवल इमरजेंसी के लिए रहेगी कि एकदम ही बहुत ज़रूरी है तो साथ में हल्की फुल्की कुछ दवाइयों का आप इस्तेमाल करें और पौधे को सुरक्षित दें, अच्छी फसल लें। तो इस प्रकार ये 4 प्रकार की बायोवॉल है, ये करती है। अब ये बायोवॉल बनेगी कैसे और इसके लिए क्या क्या लगेगा? तो जो मित्रसेना बायोवॉल है उसमें 2 उत्पाद लगते हैं। पहला है मैक गोल्ड, यानी मित्रसेना मैक गोल्ड। ये मित्रसेना मैक गोल्ड 500 ग्राम का पैकेट 1 एकड़ के लिए एक सीजन में एक बार, 4-5 महीने की क्रॉप है तो एक बार, साल भर की 8-10 महीने की है तो 2 बार। तो 500 ग्राम मित्रसेना मैक और 250 ग्राम आरजाल गोल्ड, इन दोनों का मिश्रण करके दोनों मिला के 750 ग्राम हो गए। आपके पास अगर ड्रिप है तो वेंचुरी के माध्यम से ड्रिप से छोड़ दीजिए, ड्रिप नहीं है तो 200 लीटर पानी में डालिए, टंकी में भरिए, नोजल खोल के पिचकारी से जड़ों पर इसका ड्रेंचिंग कर दीजिए। वो भी व्यवस्था नहीं है तो 200-300 किलो 100-200 किलो गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या खेत की मिट्टी, सूखी मिट्टी लीजिए, उसमें इस प्रोडक्ट को अच्छी तरह मिलाइए और जड़ों के आसपास इसको बिखेर दीजिए और निराई गुड़ाई कर दीजिए। और पानी तो बारिश से ऊपर आ ही रहा है। तो ये मित्रसेना में मित्रसेना मैक गोल्ड और आरजाल गोल्ड, ये 2 उत्पाद। दूसरा सिलिका बायोवॉल के अंदर क्या है? सिलिका बायोवॉल में सिलपॉट, नीमोक्योर और ग्रीनवेट। कैसे करना है? 2 ml प्रति, यानी अगर 15 लीटर की टंकी अगर हम लेते हैं तो 30 ml सिलपॉट, 30 ml नीमोक्योर और 5 ml ग्रीनवेट, इन तीनों को मिलाकर 7 से 10 दिन पर या 7 से 15 दिन पर जैसी आवश्यकता है वैसा आप स्प्रे करें। पौधा ऊपर से सुरक्षित रहेगा, सिलिका बायोवॉल बनेगी और आप कीट पतंगों से और आने वाले तनाव से दूर रहेंगे। तीसरा जो आपने किया बायोकेमिकल्स बायोवॉल, उसके अंदर में एक उत्पाद है काइटोपोट। 1 ग्राम प्रति लीटर, 15 लीटर की टंकी में 15 ग्राम काइटोपोट, 5 ml ग्रीनवेट डाला और 15 दिन से 20 दिन के अंतराल में या जैसी आवश्यकता हो एक बार स्प्रे कीजिए। तो आने वाले विभिन्न प्रकार के फंगस, विभिन्न प्रकार के जो वायरस है उनसे आपके पौधे की रक्षा करेगा। अब ये 6 उत्पाद जो मैंने बताया, नीचे मित्रसेना मैक आरजाल गोल्ड, ऊपर सिलपॉट, नीमोक्योर, ग्रीनवेट 7 से 10 दिन में एक बार, काइटोपोट 15 से 20 दिन में एक बार आवश्यकता अनुसार। ये 6 उत्पाद के माध्यम से आप ये चारों जो बायोवॉल मैंने बताया, मित्रसेना बायोवॉल, सिलिका बायोवॉल, बायोकेमिकल्स बायोवॉल और इन सब की वजह से हेल्थ बायोवॉल, इसमें थोड़ा सा प्रकृति का को भी और साथ में लीजिए। प्रकृति भी यानी नेचर जो है ये भी हमें समय समय पर कुछ इंडिकेट करती है कि क्या करना क्या नहीं करना। अब जैसे अमावस्या और पूर्णिमा हम सभी जानते हैं, हमारे यहाँ पर अपने यहाँ पर भारतवर्ष में अमावस्या और पूर्णिमा के बारे में सबको पता है। अमावस्या के दिन जितने भी प्रकार के जो कीट रहते हैं वो प्रजनन करते हैं, यानी एग लेइंग करते हैं, अंडे रखने का काम करते हैं पौधों पर। अगर आपने अमावस्या से 2 दिन पहले सिलपॉट, नीमोक्योर, ग्रीनवेट का स्प्रे कर दिया तो ये एग लेइंग आपके यहाँ पर होगी नहीं। अगर
हो गई तो या तो सूख जाएगी या तो ब्रस्ट हो जाएंगे। तो आपने क्या किया, उसका जो 15 दिन का जो जीवन चक्र था वो पूरा खत्म कर दिया। अब अगली पूर्णिमा से फिर 2 दिन पहले अगर आपने स्प्रे कर दिया तो आपका पूरा महीना बहुत अच्छी तरह से निकल जाएगा। तो याद रखें अमावस्या और पूर्णिमा के ऊपर इस प्रकार का जो स्प्रे करना है प्रिवेंटिव। कई बार हमको क्या लगता है हमारी फसल को क्या होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, लेकिन हमें ये पता ही नहीं है कि हमारे आजू बाजू जो पड़ोसी की खेती है उनमें क्या स्प्रे होने वाला है, वहाँ किस प्रकार की बीमारी है। आज आपके खेत में नहीं है लेकिन बाजू वाले ने अगर बहुत कोई स्प्रे किया तो वहाँ से सारे जो कीट पतंग है वो माइग्रेट होकर आपके यहाँ पर आ सकते हैं। फंगल इन्फेक्शन है तो हवा के माध्यम से आ सकता है। आपके जो धुरे पर बॉर्डर पे जो घास उगी हुई है, जो पेड़ है, उनके ऊपर पलने वाले कीट पतंग आपके यहाँ आक्रमण कर सकते हैं। और कीट पतंगों का अगर हेवी अटैक होता है तो 2 से 3 दिन काफ़ी है पूरी फसल को समाप्त करने के लिए। तो पहले से प्रिवेंटिव कीजिए। मित्रसेना बायोवॉल सुरक्षा, सिलिका बायोवॉल सुरक्षा, बायोकेमिकल बायोवॉल सुरक्षा और हेल्थ सुरक्षा के माध्यम से अपने पौधों को सुरक्षित रखिए। अभी जैसे कपास लगी हुई है, जिन्होंने जुलाई के जिनके पास में ड्रिप इरिगेशन की व्यवस्था थी, उन्होंने बहुत लोगों ने मई अंत में या इस बार गर्मी ज़्यादा थी तो ज़्यादातर लोगों ने, और जून के अंदर में इस बार कॉटन लगाई है। तो जिनकी जून की कॉटन है वो लगभग 2 से ढाई महीने की होने को आ गई या 2.5 से 3 महीने की हो गई। अभी फूल भी आने लग गए, उसके ऊपर क्या कहते हैं फ्लावरिंग भी है और बॉन्ड भी यानी और बॉल्स भी लगने शुरू हो गए। तो ऐसे में क्या करें, अभी 7 से 10 दिन में सिलपोट निमोकर का भी स्प्रे ले, जिससे जो फूल पत्ते झड़ने बंद हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लगातार बारिश से पत्तों के ऊपर पानी बहुत जमा रहता है, वो झड़ जाते हैं, फोटोसिंथेसिस भी कम हो रही है। सिलपोट नीमो के और ग्रीनवेट के 2-3 स्प्रे 7-7 दिन पे कर देंगे तो आप देखेंगे कि और पौधों के अंदर एक अलग से चमक भी आ गई है और फूल पत्ते झड़ने भी बंद हो गए हैं और पौधा अच्छा और ग्रो भी कर रहा है। दूसरा, जो मित्रसेना बायोवॉल की बात मैंने कही, 250 ग्राम आर्जाल गोल्ड और 500 ग्राम मैट गोल्ड को घोलकर पानी में ड्रिप के माध्यम से तुरंत जड़ों में दे, तो जो विकास की जो गति रुकी हुई है पौधों की वो एकदम से आ जाएगी और पौधा स्वस्थ हो जाएगा। और अभी बारिश लंबी चलने वाली है तो पौधा भी लंबे समय तक आपका चलेगा और अच्छा उत्पादन देगा। सोयाबीन जिनके यहाँ लग गई है और अभी हार्वेस्टिंग में 1 महीना बाकी है या 15-20 दिन बाकी है, वो तुरंत एक स्प्रे सिलपोट निमोक और ग्रीनवेट का और 10 दिन बाद दूसरा स्प्रे केवल सिलपोट का भी ले लेते हैं ग्रीनवेट के साथ में, तो अच्छी फलियां मिलेगी, वजन में भी और कुछ इजाफा हो जाएगा और अच्छी फलियां होगी, फलियां सड़ने से भी बचेगी। इसी प्रकार तुअर में है, उसकी अगर आपको अच्छी ग्रोथ चाहिए तो ज़मीन के अंदर मैक गोल्ड और आर्जाल गोल्ड की ड्रेंचिंग करें और ऊपर से उसकी स्प्रे कर दें। जिन लोगों ने ऊपर से उसको थिनिंग किया होगा, नहीं किया है, तो हल्की बहुत, अगर छोटा पौधा है और ग्रोथ बिल्कुल नहीं आ रही तो ऊपर से उसकी थिनिंग कर दें, यानी जिसको मराठी में कहते हैं ना शेंडा तोड़ना, ऊपर का जो हिस्सा है 2-3 इंच का वो हाथ से तोड़ दें तो पौधा वहाँ से ब्रांचिंग शुरू कर देगा, उसको 8-10 दिन का रेस्ट मिलेगा और अचानक से फिर उसकी ग्रोथ अच्छी आ जाएगी। तो ये सारे कार्य करेंगे। इसके अलावा जहाँ जहाँ खेतों में पानी रुक रहा है वहाँ पर नालियाँ बनाकर पानी को निकालें, घास ज़्यादा हो गई है तो घास कम करें। ये सारे जो मैनेजमेंट की चीज़ें हैं ये आपको करते रहना पड़ेगा। ये सब करेंगे तब जाके आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। जिनकी ड्रिप लाइन है और ड्रिप लाइन बहुत दिनों से जिन्होंने चेक नहीं की है, अभी नई लाइन फिर से वो बारिश के बाद में बिछाने वाले हैं, तो उसका डिस्चार्ज चेक करें। अगर डिस्चार्ज कम है तो आप ड्रिप ऑन यूज़ करके उसको डिस्चार्ज को फिर से ठीक करें। ये सारी जो ड्रिप ऑन वगैरह की ये कैसे काम करते हैं, बायोवॉल कैसे है, मित्रसेना बायोवॉल क्या है, इन सब के बारे में और विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारे साथ संपर्क में रह के तो जानकारी ले ही सकते हैं। साथ में ही जो अपना डॉक्टर ग्रीन एडवाइजरी जो यूट्यूब चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब करें और वहाँ भी जाकर आप वीडियो देखें और जो आपको अच्छा लगा उसके ऊपर भी कमेंट करें, जो अच्छा नहीं लगा उस पर भी करें। और अगला वीडियो किस चीज़ का, किस प्रकार का आप चाहते हैं, कौन सी फसल पे चाहते हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप पे चाहते हैं कि कैश क्रॉप पे चाहते हैं, इसके बारे में वहाँ पर कमेंट करके हमें बताएं तो हम उस प्रकार के वेबिनार भी लेंगे और उस प्रकार के वीडियो बना के भी वहाँ डालेंगे। मुझे लगता है कि ये जो हमारे बायोवॉल सुरक्षा
जिसका पहले भी हमने जिक्र किया, अचूक उपाय, फसल बचाए, झंझट कम, आमदनी बढ़ाए। तो ये अचूक उपाय अगर हम बीमारियां आने के पहले से शुरू करेंगे तो न सिर्फ हमारे खर्चे बचेंगे, फसल अच्छी रहेगी, फसल विषमुक्त भी रहेगी, उत्पादन भी अच्छा होगा और हम आमदनी भी अच्छी कर पाएंगे। आज अगर आपका इस विषय पर आप लोगों के अगर कुछ प्रश्न होंगे तो आप अपने प्रश्न यहाँ पर रख सकते हैं। भूषण जी का शायद कोई सवाल है सर, उन्होंने हाथ ऊपर। हाँ भूषण जी पूछिए। भूषण जी कुछ पूछना चाहते हैं? डॉक्टर संतोष जी हैं, आपके कुछ सवाल होंगे तो आप पूछिए। आप अनम्यूट करके पूछिए, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हेलो सर। हाँ जी नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी सर बोलिए। माइकोराइजा का क्या फंक्शन है, मैंने क्या पौधे में, यानी किसी प्लांट में अगर माइकोराइजा डाला जाए तो हाँ क्या देखिए, हाँ जी, माइकोराइजा एक फंगस है जो जड़ों में जाने के बाद में जड़ों के ऊपर एक इन्फेक्शन पैदा करता है और वहां से नई नई जड़ों का विकास करता है। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक पौधा है और उसके पास में 150 जड़ें हैं और वो 4-5 इंच तक गहरी है। माइकोराइजा क्या करता है, वहां पर जाने के बाद उस जड़ों के अंदर से और नई नई जड़ें निकालता है और उन जड़ों को गहराई तक और चौड़ाई तक लेकर जाता है। तो माइकोराइजा अगर आपने फसल लगाते समय, जो भी फसल हो, चाहे वो सोयाबीन हो, चाहे वो तुअर अरहर हो, या फिर कपास हो, या भिंडी मिर्ची बैगन कुछ भी हो, या हॉर्टिकल्चर क्रॉप हो, तो आपने पौधा रोपण के समय, ट्रांसप्लांटेशन के समय ही अगर उसके पिट में व गड्ढे में वहां पर डाल दिया या लगाने के बाद उसकी ड्रेंचिंग कर दी तो पौधों की जड़ें सामान्य जड़ों की अपेक्षा दुगनी हो जाती है। और अगर दुगनी जड़ें हो गई पौधे की तो पौधा ज्यादा एरिया से, ज्यादा दूरी से भोजन का अपटेक करता है, जिससे उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है और जमीन के अंदर जो पुराना फास्फोरस पड़ा हुआ है, एसएसपी डीएपी जो हमने पहले दिया था, जो जमा हुआ पड़ा है, उसका भी अपटेक करने में मदद करता है माइकोराइजा। तो ऊपर से आने वाले तनाव से भी बचाता है। तो माइकोराइजा बहुत ही अच्छा उत्पाद है। बहुत ज्यादा बारिश हो गई या कम बारिश हो गई, दोनों स्थिति में पौधे को 50% ज्यादा जीवन देता है। मान लीजिए माइकोराइजा डाला और नहीं डाला, वहां पर अगर पौधा 10 दिन की पानी की कमी से मर गया तो जहां माइकोराइजा डाला वो 15 दिन तक जीवित रहेगा। और ज्यादा बारिश में मान लीजिए कि 4 दिन पानी जम गया और पौधा मर गया, जहां माइकोराइजा डाला वो 6 दिन तक जिंदा रहेगा। जी जी। तो न सिर्फ ये जड़ों को बढ़ाता है बल्कि ऊपर आपकी वृद्धि भी करता है और तनाव से भी बचाता है। जी आपकी आवाज नहीं आई डॉक्टर साहब, वापस बोलिए। आप अनम्यूट करके बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ सर, क्या माइकोराइजा का मतलब क्या कहते हैं, प्रति एकड़ क्या मतलब उसका डोज है? उसका अगर मान लीजिए जो जमीन में मिलाने वाला जो उत्पाद आता है वो, अगर आप ग्रीन अर्थ की बात करेंगे, हमारे उत्पाद है वो सिर्फ 2 किलो प्रति एकड़ डालना पड़ता है। जैसे धान लगा रहे हैं, गेहूं लगा रहे हैं, सोयाबीन लगा रहे हैं, मिर्ची टमाटर भिंडी बैगन लगा रहे हैं, तो 2 kg प्रति एकड़ जी। और जो वाटर सोल्यूबल है वो 250 ग्राम प्रति एकड़। सर हमको 7 एकड़ में गन्ना लगाना है, उसके लिए क्या मतलब रिकमेंड? गन्ने में थोड़ा सा ज्यादा लगता है क्योंकि गन्नों में बीज की संख्या काफी रहती है, करीब 7000 करीब छोटे बीज लगाते हैं। आप लोग टिश्यू कल्चर लगाते हैं या पूरा वो टुकड़ा लगाते हैं गन्ने का? टिश्यू कल्चर भी लगाते हैं और टुकड़ा भी लगाते हैं। हाँ, तो टिश्यू कल्चर में करीब 7000 पौधे लगाते हैं, 6 से 7000 8,000 लगाते हैं। तो हाँ, तो इसके अंदर में आप जब लगाते समय उसको क्या करें, जहां पर जो नाली बनाते हैं जिसमें हम लगाते हैं वहीं पर गोबर की खाद के साथ में माइकोराइजा 5 किलो प्रति एकड़ मिला लें और उसको पहले डाल दें, मट्टी मिला दें, वहीं पर रोप लगाएं और पानी छोड़ेंगे तो बहुत बेहतरीन और अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। उसमें जो अंदर से जब वो फुटाव आएगा तो फुटाव की संख्या भी ज़्यादा रहेगी।
तो इसका 5 किलो एक्सपेंडिचर क्या प्रति आएगा एकड़। सर? 5 किलो प्रति बीघा पर एक्सपेंडिचर क्या आ जाएगा? प्रति एकड़ है ये, 5 किलो प्रति एकड़ है। 5 किलो प्रति एकड़ का लगभग और करीब 1100-1200 रुपए के आसपास उसका खर्चा आएगा एकड़ का। जी जी जी, ठीक है, जी, ठीक है, धन्यवाद सर। थैंक यू। हाँ भूषण जी, आप अनम्यूट करके बोलिए। भूषण जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ बोलिए। उनके यहाँ शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है। हाँ भूषण जी, क्या कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम लग रही है? और सर आखिरी 2 मिनट बचे हैं। हाँ तो भूषण जी अगर तब तक वापस जुड़ जाते हैं तो उनको वो पूछेंगे, नहीं तो बाद में आपने नंबर शेयर कर दिया है, बाद में फ़ोन करके उनके जो भी अगर समाधान है, शंका है तो उसका हम समाधान कर देंगे। तो ठीक है साथियों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। गन्ने के लिए और विशेष जानकारी के लिए, गन्ने के लिए हमने एक शेड्यूल बनाया हुआ है कि कौन कौन सा प्रोडक्ट कब क्या कैसे और उपयोग में लाना चाहिए। तो वो भी आप जो नंबर दिया यहाँ पर 8390701007, इस नंबर पर आप फ़ोन करके और अपना शेड्यूल मंगा सकते हैं और उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। ये करने से आपको न सिर्फ उत्पादन में वृद्धि होगी, शुगर कंटेंट्स भी आप बढ़ाने में सक्षम होंगे और आपकी ज़मीन भी अच्छी रहेगी। तो अगले वेबिनार में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।